आज हम लोग देखने वाले हैं CSS के बारे में। रिएक्ट में हम लोग CSS कैसे लिखेंगे। नॉर्मल जो वेबसाइट हुआ करते थे उसमें CSS लिखने का क्या तरीका था। HTML पेज से हम अपने CSS फाइल को लिंक कराते और वहाँ पे जो भी चेंजेस करते बाय क्लास नेम कॉल करा के लिखते इसमें। अब वही चीज़ें यहाँ पर भी होगा, पर ये एक डिफरेंस होगा। ये अपना जावास्क्रिप्ट फाइल है और यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेड फाइल है CSS। यहाँ पे कुछ भी चेंज करे उसके सारे क्लास नेम्स को वहाँ पे लेके जाएंगे और उसको चेंज करेंगे वहाँ पे, और अपना CSS दिखेगा। इसको इसको लिखने का दो तीन तरीका होता है। जैसे एक तरीका ये है कि हम एक H1 टैग बनाए, उसको एक क्लास नेम दिए, नेम से जैसे दे देते हैं नेम, और उसको कुछ नेम दे दिए शिवा। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल शो हो रहा होगा वहाँ पे कि हाँ आपका नेम है, पर आप इसको कलर दो। कलर देने के लिए हम जाएंगे अपने CSS फाइल में। CSS फाइल में डॉट नेम करके करेंगे उसको कॉल, क्योंकि क्लास नेम अपना नेम है। कलर जैसे ब्लू देना है, ब्लू दे दिए। अब देखेंगे वो अपना ब्लू हो रखा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने CSS फाइल को डायरेक्टली जो इम्पोर्टेड है यहाँ पर डॉट, ये जो इम्पोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS है, इसको हम लोग वहाँ पर कॉल कराते हैं और अपने CSS फाइल में जो भी चेंजेस कराना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो अब एक और तरीका है, जैसे कि आप इसको चेंज करो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS में, और इसको आप करोगे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपके नॉर्मल CSS फाइल में भी। जैसे कि आपको यहाँ पर इंपोर्ट कराना होगा, इसकी जगह आप करो इसको कमेंट इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम फाइल का नेम जो है विथ डायरेक्टरी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। तो अब आपका डायरेक्टरी चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि ये जो आपने यहाँ पे बना रखा है फाइल, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो इसको आपको मॉडिफाई करने के लिए करना है H1 क्लास नेम। क्लास नेम तो वही रहेगा जैसे नेम, इसमें आप हो जाएगा थोड़ा सा चेंज, जैसे कि हो जाएगा स्टाइल्स डॉट नेम। अब आप इस तरीके से इसको लिखोगे और सिंपली आपका इसके अंदर नेम जैसे पहले लिखा जाता था। अब इसको करोगे सिम उसी तरीके से स्टाइल्स डॉट ऐप, बस क्लास नेम में यहाँ पे स्टाइल्स डॉट ऐप हो जाएगा। अब आप इसको चेक करो, सेव कराए, चेक करो, देखो ब्लू हो रखा है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया कि एक बार मॉड्यूल डॉट CSS यूज़ करके लिखा, और एक बार सिंपल जो आज तक लिखते आए थे डॉट ऐप डॉट CSS करके। तो दो तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे CSS लिखना सीखा। एक और तरीका होता है इनलाइन CSS लिखने का, लेकिन उसको हम लोग एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कि है टर्नरी ऑपरेटर का। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स देख रखा है तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है टर्नरी ऑपरेटर करके। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लो, जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आप सोच सकते हो इफ़ एल्स, वो तो पढ़ा ही होगा जावास्क्रिप्ट में। आप इफ़ अगर होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, एल्स होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा। तो ये तो होता ही है इस तरीके से। लेकिन अब आप उसको आसान बनाने के लिए, अगर आप उसको एक ही लाइन में उस कोड को लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। उसको भी मैंने वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, पर यहाँ पे भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो अब उसका देखते हैं कि कैसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले इस सबको हटा देते हैं हम। ठीक है, अपना सिंपल जो ऐप डॉट CSS फाइल है उसको वापस से लाते हैं यहाँ पर, और इसको भी चेंज करते हैं बाय नेम ऐप डॉट CSS में। ऐप डॉट CSS ठीक है, अब अपना सब सेट हो चुका है। यहाँ पे क्यों है, हाँ इसको भी ऐप करना है, इसको भी कर दिया ऐप। ठीक है, इन कर्ली ब्रेसेस नहीं, ठीक है स्ट्रिंग में। अब इसको कर दिया, अब सेट हो चुका है सब कुछ। तो आप देखते हैं यहाँ पे अपना टर्नरी ऑपरेटर लिख के। लेकिन टर्नरी ऑपरेटर लिखने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो आज तक रूल फॉलो होते आया है इफ़ एल्स का, उसको लिख के देखते हैं और फिर टर्नरी ऑपरेटर लिख के देखेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि हाँ कितना ज़्यादा अंतर हो गया। लाइन अंतर क्या हो जाता है लाइंस ऑफ कोड्स का, कि कितने तुम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हो, 20 लिखे इसमें 10 लिखोगे, इस तरीके से होता है। तो लिखते हैं सबसे पहले। तो आप इसके अंदर जाओगे, एक एज डिफाइन कर दो, जैसे कि कॉन्स्ट एज इक्वल टू 16, एज इक्वल टू 16। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, अब जाओगे अपने क्लास नेम जो आपका ऐप बन रखा है उसके अंदर, और वहाँ पर देखोगे, जैसे कंट्रोल सी इसको उठाए और आप सिंपली इसको इसके अंदर डालोगे, और आप अभी यहाँ पे लिखोगे डिवीज़न क्लास नेम के अंदर, इफ़ एज, जो भी आपका एज, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, मतलब वोटिंग वाले, ओवर एज अंडर एज कुछ भी कर देते हैं, बस एग्जांपल ही तो समझना है। रिटर्न, रिटर्न के बाद इसमें बस एक चेंज रहेगा, इसमें H1 लगेगा टैग, और इसको बताएगा ओवर एज, एज, ठीक है। और एक अपना बनेगा एल्स, एल्स का केस में क्या होगा, एल्स एज, एल्स में सिंपली आप लिख दो रिटर्न H1 अंडर एज, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका अपने अंडर एज ओवर एज जो भी लिखा है, इसको आप यहाँ से लोगे और रिटर्न को इसके अंदर डाल दोगे जो भी है इसका। तो इसके लिए आप इसको उठाओ और इसको इसके बाहर लेके चलो, और ये जो आपका पूरा रिटर्न दिस है, सी, इसको करे हटाए, और ये क्लास नेम जो है आपका रिटर्न के अंदर जाएगा, जैसे कि रिटर्न दिस, तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट, और ये डिव इसके अंदर, ठीक है। ये अब आपका, अच्छा ये एक ब्रैकेट बाहर रह गया, तो ये डिव इसके अंदर। तो अब आपका क्या होगा, आप देख सकते हो आपका एज कितना है 16, तो वो बताएगा अंडर एज। अच्छा शो नहीं हो रहा, देखते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है। H1 ओवर एज एंड देन 16, इसके लिए मैंने रिटर्न नहीं कराया, तो यहाँ पे आप लिख दो सिंपली H1, इसको बोल दो अंडर एज, एज, ठीक है। अब आप आपका 16 है तो यहाँ पर ये अंडर एज शो करेगा। अब आप 19 कर दो यहाँ पर एक बार, वो भी देख ही लो, तो उसके लिए आपको बताएगा ओवर एज। तो ये दिक्कत था। अब आप एक चीज़ और देखे होगे कि आपका जो ये अंडर एज था वो बीच में बताया, और ये जो आपका ओवर एज है ये साइड में बताया। अब ये क्यों, ये जो ओवर एज जो आपका लिखा गया है वो किसी डिवीज़न के अंदर नहीं है, ऐप, और ये जो ऐप डॉट सी एस एस है ये आपका यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो रखा है डॉट ऐप, ये देख रहे हो, उसी क्लास नेम से। तो उसने क्या कर रखा है, आपके ऐप को जो भी चीज़ आप वहाँ पे लिखोगे उसको सेंटर में करेगा वो प्रॉपर, और ये क्या कर रहा है आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है रिएक्ट में, वो आपको एक कॉर्नर में कर देता है, वहीं से स्टार्ट होता है उसका लिखना, ठीक है। तो ये आपका एक डिफरेंस होता है। अब आप यहाँ पे कर क्या रहे थे, आप कर रहे थे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिख रहे थे एक सिंपल जनरलाइज फॉर्म में, जैसे आप शुरू से लिखते आए हो। अब आपका आएगा टर्नरी ऑपरेटर का। अब आप यहाँ से उठाओ सब चीज़ों को और डिलीट करो। अब देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या करेगा, वो हमारे काम को करेगा आसान। इसको हटाए पूरे को, इस एल स्टेटमेंट को भी हटाए, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो भी है, जैसे इसको आप यूज़ किए, एक ये एक्स्ट्रा है इसको हटा दिए, तो आप टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे अगर हम एज डिफाइन कर दे स्टार्टिंग में ही, कॉन्स्ट एज इक्वल टू 10, ठीक है, एज 10 है अपना, और नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर का, जैसे कि उसको हम लोग रखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 इफ, ये इफ का होता है ब्लॉक, ये पूछ रहा है, तो इस तरीके से होता है इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन प्रिंट H1 ओवर एज। अगर ये नहीं है, अब ये इफ कॉन्सेप्ट इफ लिख चुके हैं हम लोग, अब लिखेंगे एल्स। अब एल्स के लिए हम लोग सिंपली लिख देंगे H1 अंडर एज। तो ये देख लो, आपने उसको कितने लाइन में लिखा था, 5 लाइन में, और आप इसको कितने लाइन में लिख रहे हो, 1 लाइन में। तो ये रहा डिफरेंस। तो ये रहा अंडर एज, क्योंकि हमारा 10 है एज, अगर आप इसको 20 कर दो तो ओवर एज, ये रहा 20 ओवर एज। तो ये आपका क्या क्या डिफरेंस हो गया। अब आप इसको इस पूरे लाइंस को समझ लो, ये जो एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है ये इफ ब्लॉक है,
और ये क्वेश्चन मार्क के साथ, ये इफ ब्लॉक है। इफ ये पूछ रहा है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर है तो ये ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो ये ओवर एज प्रिंट कर देगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ये सेमी जो कॉलन से जो सेपरेटेड है तो ये एल्स ब्लॉक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप समझो। तो टर्नरी ऑपरेटर हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब आप एक चीज़ देख लो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का। अब इनलाइन सीएसएस क्या होता है? सीएसएस लिखने के लिए दो तरीका अभी तक हम लोगों ने देखा है। सिंपल ऐप डॉट सी एस एस फाइल को ये वहाँ पे इंपोर्ट करो और इसको यूज़ कराओ, एक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, दो तरीका। अब इनलाइन सी एस एस, हटाओ इस सबको, हटाए, ठीक है, हटाए, एच को भी हटाए। अब लिखो सी एस एस। क्या करना है अब हमको? अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर लो आप एक कॉन्स्ट इज रेड, रेड कर लो, रेड। कुछ कंडीशन लगा के हम लोग कलर वगैरह दिखाते हैं कि कैसे कैसे कलर आएंगे, इसको आप कर लो ट्रू। ठीक है, आप एक कांस्टेंट लिए जिसको आपने बुलियन वैल्यू दिया ट्रू। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे स्टाइल h1, स्टाइल इक्वल टू, ये लाइन सी एस एस का प्रॉपर्टी होता है, आपने बेसिक HTML में कर रखा होगा। तो आप करली ब्रेसेस दोगे, अब जो भी प्रॉपर्टी डालना है उसके लिए एक और करली ब्रेसेस दोगे, उसको लिखोगे कलर। ठीक है, अब कलर में आप दे दो यहाँ पे कुछ भी, जैसे ग्रीन। तो यहाँ पे आपको कलर ग्रीन देने के लिए सबसे पहले देखो, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो आप टर्नरी ऑपरेटर का। अगर कलर आपका ग्रीन है, मतलब इज रेड है, तो वो आपको रेड प्रिंट कर देगा। अगर नहीं है तो वो नहीं प्रिंट करेगा। तो उसके लिए तो आप यही करोगे सिंपल, कलर इज रेड, तो ये क्वेश्चन मार्क, देन आपका ये जो कलर है वो हो जाएगा आपका रेड। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है तो ये सेमी कॉलन देंगे आप यहाँ पे। तो अगर ये ऐसा नहीं है तो ये हो जाएगा ग्रीन। ये दोनों का आपको लिख लिए। अब आप करोगे इसको क्लोज, और आप लिखोगे कलर इज गिवन। ठीक है, अब आप इसको एक बार चेक कराओ, कलर इज गिवन। अब यहाँ पे रेड क्यों आया ये भी देख लो। अगर कलर इज रेड ट्रू है, ये ट्रू है अपना, तो ये अपना रेड दे रहा है। अगर आप इसको फॉल्स कर दो, वही तो होता है, ट्रू फॉल्स ही तो चेक करता है एल्स कंडीशन में। और अगर आप इसको फॉल्स कर दो तो ये ग्रीन हो चुका है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर के साथ हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस लिख कर दिखा। तो अब तक तो आपको लगता है कि टर्नरी ऑपरेटर तो पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या है? एरेज। एरेज को हम लोग रिएक्ट में कैसे लिखेंगे और उसके साथ कुछ कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे। ठीक है, तो अब होगा, ठीक है, हेलो ही कर दो। तो आपने तीन तीन चार नेम लिख लिए, अब इसके साथ कुछ कुछ ऑपरेशंस कराते हैं। ठीक है, आप अब रिटर्न के अंदर आ चुके हैं, आपको क्लास नेम दे रखा है। अब आप यहाँ पे करोगे h1, जो भी आपका है उसके अंदर आप कोई नेम्स दिखाना चाहते हो, नेम्स कौन से पोजीशन का पोजीशन आपको देना है, तो हम दिखाना चाहते हैं अपने 012 विष्णु को। ठीक है, तो आप नेम्स और आपके अंदर का जो भी है इसको आप रखोगे इस वाले ब्रैकेट में। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करोगे। तो वार्निंग नेम्स इज असाइंड वैल्यू। ठीक है, अच्छा, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आप इसको करली ब्रेसेस के अंदर पूरा इंक्लूड कर दोगे, तो ये अब उसको की वैल्यू जो भी कीवर्ड्स हैं वो रीड नहीं करेगा। अब आपका ये हो चुका है विष्णु, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आपका विष्णु था। लेकिन अब आप अदर चीज़ों को भी दिखाना चाहते हो, मतलब अदर अदर नेम्स भी, तो आप यहाँ पे चेंज कर दो 1 0। तो ये तो आपने मैनुअली किया कि तीन तीन चीज़ों को, तीन तीन नाम्स को आपने यहाँ पे दिखा रहे हो जो भी अलग अलग पोजीशन पे है। लेकिन अब आप क्या करोगे, इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास एरे में एक चीज़ होता है मैप। मैप क्या करता है, कुछ पार्ट ऑफ एरे जो आप रिटर्न करना चाहते हो विद कंडीशन आप लिखते हो वहाँ पर, और वो चीज़ आपको प्रिंट करके देता है वो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आप इसको हटाओ, सबसे पहले हटा दिया। अब आपको ये सिंपल हो चुका है। अब आप यहाँ पे यूज़ करोगे मैप्स का। ठीक है, अब मैप्स के लिए आप लोग यहाँ पे लिखोगे
मैप्स का तो देखो, अब मैप्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, पूरा तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैप्स थोड़ी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ों में आता है। तो आप उसके लिए आप मेरे वीडियो को रिफर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का कोर्स मैंने पूरा करा लिखा है, उसमें मैप्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, उसमें मैंने प्रॉपर 3-4 एग्जाम्पल्स लेके मैप्स को पूरा क्लियर किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो उसको। तो ये मैप्स, तो ठीक है, अब मैप्स के लिए अगर लिखना है हमें, करोगे नेम्स, इसके लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कर्ली ब्रेसेस, नेम्स डॉट मैप। ठीक है, अब नेम्स डॉट मैप के बाद हम जाएंगे इसके वैल्यू पेयर लिखने के लिए, की वैल्यू पेयर। तो उसके लिए एक ब्रैकेट, उसके अंदर हमारा एक और ब्रैकेट, और उसके अंदर वैल्यू, और दैट की, उसका की यहाँ पर जो वैल्यू है और की, इसको कॉल बैक फंक्शन के अंदर। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा रहेगा h1 टैग रिटर्न, रिटर्न h1। अब इस h1 को हम के अंदर हमारा होगा की के अंदर हमारे कर्ली ब्रेसेस में की, और वैसे ही करके उसका नेम का भी, लेकिन उससे पहले ये क्लोज होगा, और इसके अंदर हमारे जाएंगे वैल्यू। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको करें तो यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग करते हैं कि अपने जो भी नेम्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे कॉल करा सकते हैं अपने मैप के यूज़ से। तो अब हम लोग देखते हैं कि एरे ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिखते हैं रिएक्ट में। एरे ऑब्जेक्ट्स वो क्या होता है, एरे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 2 मिनट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एरे तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से एक एरे तैयार है इसका। अब इस एरे को हम लोग मैप करेंगे, ठीक है। तो ये यूज़र ऑब्जेक्ट के फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर। तो अब यूज़र ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर है, उसको हम लोग कैसे एरे में रिएक्ट में यूज़ करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कर्ली ब्रेसेस, और मैप्स को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स डॉट मैप, ठीक है। अब यहाँ पे नेम है तो इसके लिए करेंगे नेम्स डॉट मैप, नेम्स डॉट मैप, ठीक है। अब नेम्स डॉट मैप करने के बाद हम लोग करते थे एक ब्रैकेट। अब उस ब्रैकेट के अंदर हमारे की वैल्यू पेयर तो वैल्यू, एंड देन की। अब एक कॉल बैक फंक्शन इधर जाएगा, कॉल बैक फंक्शन ऐसे कट के कॉल होता है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे रिटर्न, 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 ठीक है। अब उसमें हम लोग जाएंगे, देंगे अपने एक डिवीजन टैग को, डिवीजन। अब उस डिवीजन के अंदर, अच्छा ये डिवीजन टैग क्लोज नहीं हुआ, ये डिवीजन इसके अंदर था तो इसको डिवीजन को क्लोज भी करना होगा, डिवीजन। अब इस डिवीजन के अंदर हमारे रहेंगे वैल्यू नेम, वैल्यू डॉट नेम, और वैसे ही दूसरा होगा वैल्यू डॉट क्या है, की, की। तो इस तरीके से हमारा ये तैयार हो चुका है यूज़र ऑब्जेक्ट बना के। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा दिख पा रहा है शिवा, लेकिन एज नहीं दिख पा रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेम है की, वैल्यू डॉट एज हो गए, कि हमारा एक पेयर का नाम वैल्यू है, एक का नाम एज। तो ये दिख पा रहा है कि सबका एज साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़र ऑब्जेक्ट को तैयार करते हैं अपने रिएक्ट में। तो अब आगे देखते हैं हम लोग एरे ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स की तरह कैसे हम लोग लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक कंपोनेंट बनाया उसको कॉल करेंगे दूसरे, मतलब अपने ऊपर वाले में, ऊपर वाले किस में, अपने फंक्शन ऐप वाले में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस में और कैसे इसी में अगर मॉडिफिकेशन कर दे तो टाइम भी बच जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ये सबसे पहले ये हटा देते हैं, ये हटाया, ये ब्रैकेट भी हटाया। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं यूज़र, एक कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हमारे एक नए फंक्शन जो बाहर बनेंगे उसको हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू। तो इसके अंदर हमारे होंगे एक प्रॉप टाइप में एक कॉल बैक, पहले एक कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट जाता है प्रॉप। तो प्रॉप्स भी लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, वो भी देख लेना अगर नहीं हुआ है यहाँ पे, समझ में नहीं आए तो, ठीक है। तो प्रॉप्स इसके अंदर जाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसके अंदर कॉन्स्ट रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न, रिटर्न में हमारे होंगे यूज़र नेम, यूज़र नेम से सबसे पहले उसको हम लोग रखेंगे डिव में, एक डिवीज़न टैग में रखेंगे हम लोग सबसे पहले, और उसको हम लोग करेंगे प्रॉप्स डॉट नेम। उसी तरीके से हमारे एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि है प्रॉप्स डॉट एज। तो 2 चीज़ें हमारी यहाँ पे रिटर्न होने वाली है। अब इस यूज़र को उठा के हम लोग अपने जो हमारा एरे फाइल होने वाला है उसमें कैसे यूज़ करेंगे एज अ कंपोनेंट, वो हम लोग देख लेते हैं। वो लास्ट वीडियो में भी करा था, इसमें भी कर रहे हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो एक कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हमारे होंगे नेम्स डॉट
मैप, नेम्स डॉट मैप, क्योंकि इस एरे का नाम नेम्स है। उसके बाद हम लोग इसमें करने वाले हैं हमारे जो भी ये फंक्शन होंगे, इसके लिए एक ब्रैकेट, एक वैल्यू, एक वैल्यू और एक की पेयर जो हमेशा रहता है, और एक कॉल बैक फंक्शन। उसके अंदर हमारे वैल्यू की रिटर्न फॉर्म में रिटर्न यूज़र कांस्टेंट, जो कि हमारा नीचे बना रखा है हमने कंपोनेंट, वो अब यहाँ पर जाएगा। और उसके उसके जो नेम होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे हम लोगों को इस तरीके से कि वैल्यू डॉट नेम, और वैसे ही एज भी दिखेगा इसका। तो उसके लिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना होगा, वैल्यू वैल्यू डॉट नेम, और एक और होगा उसका क्या होगा, एज, तो वैल्यू डॉट एज। तो ये हमने इसको लिख दिया, इसको क्लोज किया। तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है एरर के टाइप में, तो इसको हम लोग करेंगे एज के अंदर, एज कांस्टेंट के अंदर जो भी हमारा था वो एज चले गया। अब ये यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसको हम लोग देखते हैं रन करा के, नेम और एज शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमने कैसे कराया, देखिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉप बनाया, एक प्रॉप एज एन आर्ग्यूमेंट, उसमें हम लोगों ने कंपोनेंट लिखा, एक फंक्शन लिखा। उस कंपोनेंट को उठाकर यहाँ पर हमने यूज़ कराया अपना एक मैप फंक्शन जो था, उसी कंपोनेंट ये यूज़र को उठाकर यहाँ पे कॉल करा कि आप सिर्फ यूज़र नेम और एज दे दो हमें, क्योंकि प्रॉप्स डॉट एज प्रॉप्स डॉट नेम था, वही यहाँ पर हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स लिखते हैं। अब देखो, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है रिएक्ट में हो या किसी भी चीज़ में हो, नॉर्मल वेबसाइट में, लाइन्स ऑफ कोड। अब उसको कैसे रिड्यूस करें, आप देखो f.js फाइल है आपका, उसी में आप हज़ारों लाइंस के कोड है पूरी चिपका दिया आपने, तो उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है रीडिंग में भी, और आगे भी बहुत सारी चीज़ों में, उसको एरर ढूंढने में, ये चीज़ों में, वो चीज़ों में। तो उसके लिए आप अलग अलग फाइल्स बनाते हो, इसका अलग अलग फाइल्स कैसे बनाएंगे और उसकी चीज़ें यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगी, वो हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी मैंने जावास्क्रिप्ट में करा रखा है। तो इसमें एक बनाओगे आप यूज़र फाइल, तो यहाँ पे आप जाओगे न्यू फाइल क्रिएट करोगे यूज़र डॉट जी एस नेम से। अब आपकी जो भी चीज़ें यहाँ की जी एस की हैं, जैसे कि आप यहाँ से देखो ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ उठाओगे आप यहाँ से और लेके जाओगे आप अपने यूज़र डॉट जी एस फाइल में, और यहाँ पर करोगे इंपोर्ट। अब यहाँ से अब वो चीज़ें कैसे जाएंगी वहाँ पर, तो ये जाएंगे हमारे एक्सपोर्ट से। अब यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो चुका है, अब वहाँ पे इंपोर्ट कैसे कराएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ सबसे पहले ऊपर जाओ, जैसे सी एस एस फाइल इंपोर्ट है वैसे ही इंपोर्ट होगा ये, इंपोर्ट यूज़र जो आपका फाइल नेम है फ्रॉम। अब उसका डायरेक्टरी लिखने में गलती मत करना, बस वो सही से लिख दो, तो ये आपका इंपोर्ट हो चुका है। तो ये आपका फाइल इंपोर्ट हो चुका है, ये आपने करा ये। अब आप इसको सेम एरर, सेम प्रॉब्लम नहीं, मतलब सेम रिजल्ट दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करें, अपने सारे यूज़र वाले डेटा को यहाँ पे लेके आए और एक्सपोर्ट करा दिए यहाँ से, और यहाँ ऐप डॉट जेएस फाइल में इंपोर्ट करा लिया अपने। तो इस तरीके से हम लोग कम इसको प्रोग्रामिंग हैंडलिंग ईजी बना देगा हमें, 1000 लाइन्स ऑफ कोड को रिड्यूस करके हमारे 100 लाइन्स में कर देगा। और अलग अलग फाइल्स बना ले तो अलग अलग मैनेज करने में भी दिक्कत नहीं होगा, एडमिन के लिए अलग, यूज़र के लिए अलग, हमारे किसी और नैप बार के लिए अलग। तो इस तरीके से हमारे काम को ईजी बना सकता है। तो इस वीडियो के लिए हमारे पास इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।